रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। कहते हैं जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है, पर जीतने के लिए जरूरी है तैयारी। बचपन में एक सलाह आते जाते मुझे हर कोई दे जाता था कि नरेन बेटा कभी पढ़ भी लिया करो। वैसे मुझे सलाह को अहमियत देनी चाहिए थी, पर यह एहसास मुझे बहुत देर से हुआ। लेकिन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रांझन में जन्मे बाला साहब लोंधे को बचपन से ही एहसास था कि पढ़ाई लिखाई करके ही वो अपनी जिंदगी की कई लड़ाइयां जीत सकते हैं। 4-5 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी। पर आने वाले वक्त की चुनौतियों से जीतने के लिए उन्होंने क्या तैयारी की, यही जानने के लिए हमारे साथी प्रणय गड़ौदिया ने बाला साहब लोंधे से बात की, जो इन दिनों नासिक के केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश टीचर हैं। नमस्कार बाला साहब लोंधे। नमस्कार सर। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आई वे यह है रोशनी का कारवां में। धन्यवाद। बाला साहब जरा अपने काम के बारे में बताइए। 11th एंड 12th के बच्चों को इंग्लिश ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का ये क्राइटेरिया होता है कि वो इन्हीं क्लास को पढ़ा सकते हैं। मेरे काम का स्ट्रक्चर होता है कि जो बुक्स केवीएस ने या सीबीएसई ने सिलेबस में इंक्लूड किए हैं, तो वो बुक्स उनको पढ़ाना। ये जो आप केवी में पढ़ा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में, कितने साल से पढ़ा रहे हैं? ये मेरा 5th ईयर है। और आपने ये जॉब कैसे ज्वाइन किया? उनके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स थ्रू उसका सिलेक्शन होता है, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू। ऐसे 3 टेस्ट होते हैं। 2 रिटर्न टेस्ट रहते हैं और 3rd इंटरव्यू टेस्ट होता है। तो ये एग्जाम देने के लिए कोई रिजर्वेशन होता है और एग्जाम में राइटर्स वगैरह की कुछ सुविधा होती है? रिजर्वेशन तो होता है, एज पर गवर्नमेंट रूल 1% रिजर्वेशन होता है ब्लाइंड लोगों को। और राइटर्स उस टाइम तक वो लोग प्रोवाइड करते थे जब मैंने एग्जाम दिया, तो उसमें प्रोविजन है राइटर देने की। ओके। तो अभी आप जब आपने पढ़ाई वगैरह किया और बाद में अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी भी किया होगा, तो ये कैसे किया आपने? बेसिकली 1st to 8th मैंने नासिक में गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन बाद में 9th और 10th में मैं दोबारा गांव चला गया, यहाँ का स्कूल का बिल्डिंग गिरने के बाद। तो फिर बाकी सारा एजुकेशन मैंने वहां पर ही किया गांव में। मतलब 11 to BA मैंने पीयूपी कॉलेज प्रवरा नगर में किया। उसके बाद में MA मैंने कोपरगांव में किया। फिर मैंने मालेगांव में BEd किया और मैंने नासिक में दोबारा LLB भी किया हूँ। फर्स्ट ईयर में से मेरी जिंदगी की सही एग्जाम शुरू हो गई, क्योंकि मैंने जॉब ज्वाइन किया तो मेरे दोस्त मुझे जॉब तक छोड़ने के लिए नहीं आ सकते थे। तो मैं स्टिक लेकर के हर दिन 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, ऐसा मैंने 2 साल तक ये काम किया। सफेद छड़ी लेके और ड्यूरिंग दैट ईयर आई वॉज अर्निंग ओनली 11 रुपीज पर डे। उसमें भी जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। ये कौन सा साल की बात है? मुझे 90 में जॉब मिला था। जब मैं 12th पास हो गया तो मुझे उस सेंटर में अच्छे नंबर आए थे, 62.33% आई थी। तो उसके बाद में फिर आप टीचिंग लाइन में कैसे आए? पहले से मेरा वो एम्बिशन तो थी 5th स्टैंडर्ड से कि मुझे इंग्लिश का लेक्चरर बनना है। राइट। मैंने BEd भी किया था। फिर मुझे एक एग्जाम में डॉक्टर घनश्याम आसुदानी जी मिल गए। वो नागपुर में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में वरोरा कॉलेज में प्रोफेसर है इंग्लिश के, वो भी ब्लाइंड है। और घनश्याम जी ने मुझे कंप्यूटर सिखाया था। 1990 के दशक में और 2000 के दशक में आपने किया। हाँ। तब आप कंप्यूटर्स भी शायद नहीं जानते थे। हाँ। तो ये एक के बाद एक निर्णय लेना, जानकारी निकालना, करना, आगे जाना, ये कैसे करते रहे? वैसे क्या था कि मैं ब्लाइंड स्कूल में जब पढ़ता था तो उस टाइम में मेरा लाइफ बहुत लग्जरियस था। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। लेकिन घर में जाने के बाद मैंने खुद देखा कि मम्मी पापा जो मेहनत मजदूरी करते हैं और पैसा कमाते हैं, तो उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और जो ब्लाइंड स्कूल में लाइफ था वो अपना लाइफ नहीं था। तो फिर इसलिए मैंने ये सब सोचा कि मुझे पढ़ाई एकमात्र मेरा जरिया है, क्योंकि अपने को कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड तो बिल्कुल ही नहीं है कि कहाँ पर पैसा देकर के नौकरी लग सकती है। तो इसलिए मैंने मेरी पढ़ाई जारी रखी और डिसीजन मेकिंग में मेरा एक खुद का ये मानना है और मैं अभी भी वही करता हूँ। मैं सिर्फ किसी भी डिसीजन लेने के पहले 20 सेकेंड थिंकिंग करता हूँ। मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मैं 20 सेकेंड में मेरे दिल में जो भी आया करनी है, तो आप नहीं भी चाहते तो भी मैं करूंगा।
और मेरे कॉन्शियस ने नहीं कहा है तो फिर मैं वो चीज नहीं करता हूँ। तो अब आप जब काम करते हैं आप टेक्नोलॉजी का भी काफी इस्तेमाल करते हैं। हाँ। इसके बारे में बताएंगे? कंप्यूटर का क्या हुआ, उसमें मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था। मैं जब पहला जॉब मुझे मिला था तो उसी टाइम से कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो लोग कंप्यूटर को मुझे हाथ नहीं लगाने देते थे। फिर सिंपल सा एग्जांपल मैंने उनको बता दिया कि भाई देखो ये आपका इलेक्ट्रिक का स्विच है, आपने मुझे बोर्ड में उसका लोकेशन बता दिया है, 1 नंबर का स्विच ट्यूब का है, 2 नंबर का फैन का है, 3 नंबर का बेल का है, समथिंग। ऐसे कंप्यूटर का भी आप मुझे बटन दबाओ, टॉकिंग सॉफ्टवेयर जो भी है वो 95 तक मुझे पता नहीं था। अभी तो मैं खुद फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ कंप्यूटर। तो यहाँ पर कई सारे विजुअल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मुझे पोस्टर बनाना सिखाना है या एडवर्टीजमेंट बनाना सिखाना है, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, वो ब्लैक बोर्ड पे बनाना मुश्किल है, तो इसलिए मैं उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना लेता हूँ और उसका इन्फॉर्मेशन और ये सारी बातें जो भी टेक्निकल टर्म्स है उसकी बच्चों को दिखा देता हूँ। उससे फायदा ये होता है एक ही बार मेहनत करनी पड़ी और बाद में वो हर साल में बच्चे चेंज होते रहेंगे, टॉपिक तो वही रहेगा। जीवन के तजुर्बे से कोई आखिरी 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? दृष्टिहीनता ये समस्या नहीं है, जिंदगी में सबके सामने कुछ ना कुछ चैलेंज होता है। उनको दृष्टि है क्योंकि ये सारी सुविधाएं उनके टिप्स ऑफ फिंगर पे अवेलेबल है। हम लोग जब पढ़े थे रीडर्स और राइटर्स और टीचर्स लेक्चर यही बातें थी। आज तो टीचर ही इज ओनली फैसिलिटेटर। राइटर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उसमें भी कई सारे लोग राइटर के पॉलिसीज पर काम कर रहे हैं। ब्लाइंड बच्चों को ये सोचना है कि ब्लाइंडनेस ये कोई भी समस्या नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। इन्हें सुनकर तो यही लगता है कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आईवे, ये है रोशनी का कारवां। हमारी हेल्प डेस्क पर एक पेरेंट ने कॉल किया और उनकी समस्या थी कि उनका बच्चा स्कूल की एक्टिविटीज में ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। उस बच्चे के अलावा स्कूल में सभी बच्चे दृष्टिवान हैं। हमने उस स्कूल के प्रशासन को बताया कि दृष्टिहीन बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह ही होता है। ऐसे बच्चों को क्लास की हर एक्टिविटी में शामिल करना चाहिए। क्लास में सभी बच्चों से ऐसी एक्टिविटीज करवाएं जिनमें देखने के साथ साथ सुनने और स्पर्श करके महसूस करने का अनुभव भी शामिल हो। दूसरे बच्चों के साथ तुलना करने से पहले याद रखें कि शुरुआती क्लासेस में दृष्टिहीन बच्चों को खुद अपना काम करने में ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए उन्हें वेग या अधूरे निर्देश देने की बजाय हमेशा डिस्क्रिप्टिव या पूरा निर्देश दें। अब मॉडल बनाने जैसी एक्टिविटी की बात लीजिए। कागज ऐसे मोड़ो या वैसे मोड़ो कहने की बजाय आपको कहना चाहिए कागज को लंबाई में दाएं या बाएं मोड़ो। तो इन सब बातों को उनको बताने का फायदा ये हुआ कि वो बच्चा बाकी बच्चों की तरह ही अब हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगा है, और इतना ही नहीं, दूसरे बच्चों के लिए भी ये एक अलग अनुभव रहा। और अब वहाँ देखिए, एक सज्जन एक दृष्टिहीन व्यक्ति की किस प्रकार मदद कर रहा है। अरे 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 भाई साहब जरा संभल के रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। इधर इधर से चलिए। ठीक, लाइए मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ। थैंक यू। हाँ, अब चलिए मेरे पीछे। आइए प्लीज। हाँ, थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मदद का। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे सड़क पार करने में धकेलने या खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपका इशारा जो मुझे डायरेक्शन बताता है मेरे लिए काफी है। ओह, सो सॉरी। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ, बस इतना ही कि अगर मैं आपकी कोहनी पकड़ सकूं यूं जेंटली और आप आधा कदम मुझसे आगे चले। यूं? इस तरह? बिल्कुल। एंड बाय द वे, मुझे दिखाई नहीं देता है, पर
सुनाई तो बिल्कुल देता है। ओ समझा, यू नहीं बल्कि यूं। और भाई साहब, अगर आप इस तरह किसी दृष्टिहीन महिला की मदद करेंगे तो उन्हें भी आपसे हेल्प लेने में हिचक कम होगी। बिल्कुल। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तो क्या आप भी किसी की मदद इसी तरह करना चाहेंगे? देखिए, सही तरीका वही होता है जो हमारी जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से सही होता है। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति की मदद करते समय उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ने या खींचकर चलने की जरूरत ही नहीं है। वो आपकी बाह थामकर आसानी से चल सकते हैं और ये उनके लिए सुविधाजनक भी है। पेश है आईवे की एसएमएस अलर्ट सेवा, जो आपको देती रहेगी नियमित रूप से हर अहम जानकारी फ्री। रजिस्टर करने के लिए एसएमएस करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। ये तो आपको याद ही होगा कि छठे एपिसोड में हमने आपसे क्या सवाल पूछा था। अगर आपको याद नहीं है तो चलिए हम आपको बताते हैं। हमारा सवाल था, सेकंड क्लास स्लीपर में यात्रा करने वाले दृष्टिहीन व्यक्ति और उसके साथी को भारतीय रेल द्वारा किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 75%। सही जवाब भेजने वालों में जो इस बार के हमारे लकी विजेता बने हैं वो हैं बेगमपुर मालवीय नगर नई दिल्ली के शिवा। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपका इनाम आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। और अब आज का सवाल, इनमें से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो म्यूजिक डायरेक्टर कौन हैं जो दृष्टिहीन हैं? ए अनु मलिक, बी रविंद्र जैन या सी SD बर्मन। हमेशा की तरह 5 दिनों के अंदर आपका जवाब हम तक पहुंच जाना चाहिए। अपना जवाब अपने नाम और पते के साथ आप हमें 9968329329 यानी 9968329329 नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radio@iway.org, दैट इज radio@EYEWAY.org। लकी विजेता को मिलेगा एक आकर्षक उपहार। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी, ये है रोशनी का कारवां।